મોટા ભાઈ કેમ છો? सब મજામાં મોટા ભાઈ? गुड। एक वेबसाइट है, उसका नाम है टिकर टेप। कभी देखना, आपको गूगल पे मिल जाएगी। बड़ी कमाल की वेबसाइट है मोटा भाई, क्योंकि उस वेबसाइट में वो इंट्रिंसिक वैल्यू को मेंशन करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेजॉरिटी जगह पे इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह लिखा होता है इनसफिशिएंट डेटा। और आपको पता है उन कंपनीज के आगे इनसफिशिएंट डेटा लिखा होता है जिन कंपनीज को एग्जिस्टेंस में आए हुए 40 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है, और उन कंपनीज के नाम के आगे लिखा होता है इनसफिशिएंट डेटा। यही से पता चलता है कि टिकर टेप की कितनी नॉलेज है। बट आप घबराए नहीं, क्योंकि कल से टिकर टेप की वीडियोस भी बननी शुरू हो जाएंगी, वो भी यूट्यूब पे। मोटा भाई, मुझे दिन में बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं, और अब मेरी सिचुएशन ये आ गई है कि मैं लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता। आज 23 जून है। 20 जून को मेरा जन्मदिन था, और मुझे 2000 से ज्यादा विशेस अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म पे आए, और मैं सबका थैंक यू करता हूं, जिसमें कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, पर्सनल एसएमएस मैसेजेस, ईमेल्स, फेसबुक प्रोफाइल्स, इन सबको मिला के 2000 से ज्यादा मुझे विशेस आए, और मैंने अभी तक सिर्फ 5 लोगों को रिप्लाई किया। अगले जन्मदिन तक मैं उन सबको रिप्लाई कर पाऊंगा। ये मेरी हालत हो गई है आज के समय में। और मेजॉरिटी केसेस में जो मुझे व्हाट्सएप आते हैं वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इरिटेट करते हैं, और कुछ नहीं करते। जैसे कि हाउ टू कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, सिर्फ एक लाइन लिख दी। उसको ये लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना 2 मिनट का काम है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए पूरे मॉडल्स बनते हैं, और कभी कभी मॉडल्स में ट्वीकिंग भी करनी पड़ती है, और ट्वीकिंग बहुत आम होती है। कोई ये नहीं है कि ट्वीक आपकी ईगो को हर्ट करती है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इंट्रिंसिक वैल्यू का ये होता है कि आपको उसका डेटा कंप्यूट करना पड़ता है। ठीक है, हमें वो डेटा रॉयटर्स से मिल जाता है, कुछ डेटा रॉयटर्स से नहीं मिलता, तो कुछ हमें माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है वहां से मिलता है, कुछ डेटा हम पब्लिक डोमेन से लेते हैं। वो डेटा इकट्ठा करना ही अपने में एक बड़ा चैलेंज होता है, अगर आपके पास रॉयटर्स नहीं है तो पहले तो हमें डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। वो तब अगर हम किसी नए स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। अब मैं पूरे 8000 स्टॉक्स को तो ट्रैक करता नहीं निफ्टी में, और अब तो मैं यूएस में भी इन्वेस्ट करता हूं, यूरोप में भी इन्वेस्ट करता हूं, तो वहां का डेटा भी हमारी टीम को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और अब प्रभु ने चाहा तो हम ब्राजील और दुबई में भी बहुत जल्दी आएंगे, तो अब वहां का डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है कि स्टेप 1 तो डेटा निकालना होता है, कि डेटा को कोलेट करना होता है। डेटा और कोलेशन दोनों में ही जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। आपने सुना होगा कि 4 स्टेप होते हैं: डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटेलेक्ट और विजडम। डेटा, सिर्फ एक डेटा, इंडियन रेलवे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हर देश में होते हैं। इन इन सभी के पास इतना डेटा होता है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आज आप यूएस में इलेक्शन कमीशन से पिछले 40 साल का डेटा मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे, लेकिन क्या उसका कोई यूज है? नहीं, कोई यूज नहीं है। वो सिर्फ एक सीडी या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क है जिसका कोई यूज नहीं है। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। उस डेटा को एक इंफॉर्मेटिव वे में प्रेजेंट करना, जैसे कि पाइवट टेबल, जैसे कि गांट चार्ट्स, जैसे कि अलग अलग तरीके होते हैं, पिक्टोरियल चार्ट्स, पाई चार्ट्स, अलग अलग। और आजकल तो बिल गेट्स आपका भला हो कि एक्सेल के कारण चीजें और भी बेहतर हो गई हैं। तीसरी होती है नॉलेज। उस डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि इट बिकम अ मीनिंगफुल डेटा, कि वो सामने वाले के लिए यूजफुल डेटा हो। चौथा, इंटेलेक्ट, ताकि उसमें डिसीजन मेकिंग हो सके। मेजॉरिटी केसेस में गवर्नमेंट्स रॉन्ग डिसीजन लेती हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट एग्जांपल है कनाडा का। आज से 3 महीने पहले कनाडा की हाउसिंग मार्केट बिल्कुल टॉप पर थी और अब यहां पर है। मैंने एनालिसिस किया और मैंने उसी टाइम पब्लिक स्पेस में आके बोल दिया था कि ये मार्केट नीचे जाएगी, ये सिर्फ एक हाइप है। वही हुआ। कैनेडियन मार्केट आज टूटकर नीचे आ चुकी है। कितने हजारों लोगों की, कितनी बिलियंस जो उन्होंने हाई प्राइस पे इन्वेस्ट किया होगा वो साफ हो गया होगा। उस पे तो खैर कोई बोलेगा ही नहीं, बट मैं रिसर्च कर रहा हूं। पांचवा होता है विजडम, जिसे बोलते हैं ज्ञान। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, लैरी एलिसन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, जो एक डेटा को विजडम तक लेके आते हैं। इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू में सिर्फ डेटा होना सफिशिएंट नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए सफिशिएंट होता है, बट इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू मी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि उस डेटा को आपको उस मॉडल में फिट करना पड़ता है। अब उसको बोलते हैं एक्सेल सॉल्वर्स। एक्सेल सॉल्वर, आई एम श्योर 99% लोगों ने ये पहली बार सुना होगा कि एक्सेल सॉल्वर नाम की भी कोई चीज होती है। तो एक्सेल सॉल्वर वो होता है जो प्रॉप मॉडल्स होते हैं। प्रॉप मॉडल का मतलब होता है प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं। जैसे कि मैंने अपने खुद के इंट्रिंसिक वैल्यू के मॉडल्स बनाए हुए हैं और मैं डेटा रॉयटर्स से लेता हूं या ब्लूमबर्ग से लेता हूं या पब्लिक सोर्सेज से लेता हूं और उसको अपने मॉडल्स में डाल के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता हूं। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1300 रुपए ट्रेड हो रहा था, 1300। और जब मैंने इसकी बैलेंस शीट देखी तो मेरे मॉडल ने सीधे ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि कुछ भी हो जाए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं लेना, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे बियॉन्ड इंट्रिंसिक वैल्यू के भी क्राइटेरिया होते हैं, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो हमारे मॉडल्स में होते हैं। मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं लिया। आज वही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने पे ट्रेड हो रहा है आप खुद चेक कर लो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हैप्पीएस्ट माइंड, आईआरसीटीसी, एक्सिस बैंक, डिविस लैब, और लिस्ट बहुत लंबी है मोटा भाई, एक समझना नहीं कि लिस्ट छोटी है, क्योंकि मैंने अपने डेटा को मॉडल में डाला और मॉडल ने सीधे ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं लेना। तीसरा स्टेप होता है कि जब मॉडल
आंसर देता है आपको, तो कभी कभी उसको आपको ट्वीक करना पड़ता है, इसे ट्वीकिंग बोलते हैं। अब ट्वीकिंग दो तरह की होती है, प्री मॉडल ट्वीकिंग एंड पोस्ट मॉडल ट्वीकिंग। प्री मॉडल ट्वीकिंग होती है जब हम डेटा डालने से पहले डेटा को ट्वीक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस डेटा में कोई आउटलायर है। पोस्ट मॉडल ट्वीकिंग होती है जब आंसर आ जाता है तो हम उसको ट्वीक करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इन्फोसिस आज 1450 पे ट्रेड हो रहा है, एग्जांपल, और मैंने इन्फोसिस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली हुई है। ऑफ कोर्स इन्फोसिस की इंट्रिंसिक वैल्यू 1450 तो है नहीं, ये तो फैक्ट है। चाहे मीडिया इन्फोसिस को 1800 पे प्रोजेक्ट करे, 2500 पे प्रोजेक्ट करे या 50,000 पे प्रोजेक्ट करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मॉडल ने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली और मैं उसी पे चलूंगा। अब मान लेते हैं कि कल इन्फोसिस को कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, सीधे $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एग्जाम्पल की इन्फोसिस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अमेजॉन 2 बिलियन फॉर 10 years। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कल साइन हुआ और पब्लिक स्पेस में भी कल आया कि इन्फोसिस गॉट 2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अमेजॉन। अब इससे इन्फोसिस के रिवेन्यू इंप्रूव होगा, अमेजॉन जैसा अच्छा कस्टमर मिलेगा और इन्फोसिस आगे भी इस बिजनेस को और नए नए जगहों पे लेके जा सकती है, विच इज कॉल्ड क्रॉस चैनलाइजेशन। तो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव सेंटीमेंट। तो अब मॉडल ने तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दी, अब उसको पोस्ट मॉडल ट्वीक करना पड़ता है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बदल जाती है। तो हो सकता है कि इस न्यूज के आने के बाद भी इन्फोसिस नीचे गिर जाए, 1450 से 1350 आ जाए, लेकिन आपका मॉडल इंट्रिंसिक वैल्यू को अपग्रेड कर देगा। गॉड फॉरबिड, जस्ट एन एग्जांपल, इसका रिवर्स हो जाता है, कोई बड़ा क्लाइंट इन्फोसिस को छोड़ के जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। और चौथा और लास्ट स्टेप जो इंट्रिंसिक वैल्यू का होता है वो होता है लिंकिंग विद द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। आपको हिस्टोरिकल इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी होती है कि हिस्टोरिकली इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी थी और आने वाले समय में कितनी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड जजमेंट फैक्टर। फिर आपको ये भी देखना होता है कि मार्केट सिनेरियो क्या है, आरबीआई रेट हाइक कर सकता है, इसका इंपैक्ट इन्फोसिस पे होगा, या फेडरल रिजर्व रेट हाइक कर देगा तो इसका इंपैक्ट इन्फोसिस पे होगा, गोल्ड ऊपर नीचे हो गया, डॉलर ऊपर नीचे हो गया, यूरो ऊपर नीचे हो गया, और ऐसे कई फैक्टर्स को कंसीडर करके एक इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। और कई समझदारों को लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मात्र 2 मिनट का काम होता है, कई नहीं, बहुतों को ऐसा लगता है। वॉरेन बफेट साहब इस चीज के लाइव एग्जाम्पल है। आज वॉरेन बफेट साहब 85 से ऊपर के हैं। वॉरेन बफेट साहब इस चीज के लाइव एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने आज तक इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड किया, इसलिए वो मुझे काफी, ठीक है, मेरे और वॉरेन बफेट में कई डिफरेंसेस हैं, उनकी कई बातों, जैसे कि पिछले साल 2020 में जब कोरोना आया तो वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स के शेयर बेच दिए और गोल्डमैन सैक्स नीचे आ गया एकदम। मैंने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया कि ये वॉरेन बफेट का गलत डिसीजन था, गोल्डमैन नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बेचा तो उनका डिसीजन था। तो इसी तरह मेरे और वॉरेन बफेट में कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक सिमिलैरिटी जो वॉरेन बफेट में है और मेरे में भी है कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब तक स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे नहीं आएगा मैं बाई नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना भी यही असूल है कि जब तक स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू पे नहीं आएगा तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। इतिहास इस चीज का गवाह है
और ये मैं आपको कह रहा हूं पिछले एक हफ्ते में 2 अमेरिकन हेज फंड बंद हो चुके हैं। बट हमें तो रिसर्च आती नहीं, ना हम रिसर्च करते हैं, ना हमारे पास रिसर्च करने के लिए बुद्धि है, ना हम रिसर्च करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हम करना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 अमेरिकन हेज फंड्स बंद हो चुके हैं। और आपको पता है वो बंद क्यों हुए? उनके पास रॉयटर्स है, उनके पास ब्लूमबर्ग है, उनके पास रिसर्च स्टाफ है, इतने महंगे महंगे ऑफिसेस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सब कुछ है, फिर भी वो क्यों बंद हुए? क्योंकि उन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू को मजाक बनाया और वो बंद हो गए। वॉरेन बफेट साहब आज तक बंद क्यों नहीं हुए? ब्रिज वाटर आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? पिमको आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? वेनगार्ड आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? ब्लैक रॉक आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? और ऐसे जैसे कई बड़े नाम आज तक बंद क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये सबका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि जितना मर्जी शोर मचा लो, हम तो इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटली काम करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है आज के टाइम में वेनगार्ड, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी रोबो एडवाइजरी है वेनगार्ड की आज के समय में। आपको तो पता भी नहीं होगा कि वेनगार्ड का कोई अस्तित्व भी है कि नहीं है। इंडिया के बैंक्स, अगर सारे बैंकों को मिला लो ना, सारे बैंकों को, प्राइवेट प्लस पब्लिक, सिर्फ एक चेक पे वेनगार्ड उनको खरीद सकता है, एक चेक देके, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेनगार्ड की औकात है। लेकिन हम तो HDFC, एक्सिस, ICICI सारी जिंदगी इन्हीं के पीछे भागते रहे, लेकिन असलियत कहीं और है। महादेव एक बात बोलते हैं कि सच्चाई यहां है, ये महादेव कहते हैं, और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वो बाहर कैसे मिलेगी? सच्चाई तो यहां है, यहां ढूंढो। इसी तरीके से फाइनेंस जो है वो पिमको, वेनगार्ड, जेनस हेडरसन, ब्लैक रॉक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इतना ज्यादा, वॉरेन बफेट साहब ये, और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? उस चोर मीडिया के पीछे जो कि बिकी हुई है, और उन पे हम ट्रस्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू इस दुनिया का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। सबसे पावरफुल तो प्रभु है। और जिस आदमी ने इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ लिया और उसको इंप्लीमेंट कर लिया, फिर चाहे 2000 की रिसेशन हो, 2020 का कोरोना हो, अभी जो नाटक हो रहे हैं वो हो, या कुछ भी हो, वो आदमी कभी लॉस में नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि फॉर अ वाइल उसका प्रॉफिट, उसका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाए, लेकिन लॉस में तो वॉरेन बफेट साहब का भी चला गया था 2020 में, फिर प्रॉफिट में आ गया। तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट लॉस में जा सकता है, लेकिन लॉस नहीं होगा। कभी इस बारे में कुछ विचार करना। मेरा क्या है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इस वीडियो को 2 लाइक मिले, 3 लाइक मिले, या लाइक ना भी मिले, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा। मैं अपनी जिंदगी में कम से कम एक चीज लेके मरूंगा कि मैंने कोशिश करी और मैंने लोगों को जगाने का एफर्ट किया। लोग नहीं जागे वो उनकी प्रॉब्लम। इसीलिए मुझे जितने भी लाइक, कमेंट, व्यूज ये सब मिलते हैं, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्डली मैटर्स। अपना फंड है, ठीक चल रहा है, और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल से हम चलते हैं।
इसलिए गाइस याद रखिएगा, इस दुनिया में पिमको, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, जेनस हेडरसन, वॉरेन बफे साहब ये इतनी ऊपर इसलिए पहुंच गए कि इन्होंने फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा। और हम इतनी नीचे इसलिए रह गए कि हमने फंडामेंटल के एफ को भी वैल्यू नहीं दी और ना ही दे रहे हैं। इसलिए जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं ना कि हाउ टू कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू, अब मैं ये वीडियो जब YouTube पे डालूंगा ना, इसका लिंक एक फोल्डर में सेव कर लूंगा, लिंक कॉपी और पेस्ट। लेकिन आई एम वेरी लकी दैट आई स्टडीड इंट्रिंसिक वैल्यू, आई एम स्टडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू एंड आई वुड कंटिन्यू टू स्टडी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू वक्त के साथ बदलती है और जो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ बदलता है वो कभी फेल नहीं होता। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेशी कंसल्टिंग ग्रुप। You knew my personal number 9899